जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ व्हीलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि ये हमारी करंट की सीरीज है और ये जो हमारी करंट की सीरीज है ये दोनों वर्गों के लिए है समाज के। अब दोनों वर्गों से मेरा क्या तात्पर्य है, एक ऐसे लोग जो केवल अपनी ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, ये पहला वर्ग हो गया। और दूसरा वर्ग से मेरा तात्पर्य है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वनडे की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। राइट, तो आइए शुरू करते हैं कि आज 16 सितंबर द हिंदू की न्यूज है कि गवर्नमेंट नोटिफाइज 31 बेंचेस ऑफ जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसने कहीं ना कहीं मान्यता दे दी है किसको, जो 31 जो ट्रिब्यूनल्स हैं जीएसटी से संबंधित उनको। राइट, अब हम देखते हैं ये सब क्या है और हमें इससे क्या क्या डेटा मिलता है। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने लिखा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। राइट, तो याद रखिएगा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा जाता है जो आपका 42वां संशोधन है, 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया था। तो ये इसका जो इसमें नियम इतने ज्यादा थे कि ये एक तरह का संविधान ही माना जाता था इसे, तो इसीलिए इसको कहा जाता था या कहा जाता है 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन के लिए कहा गया है तो 42वां। राइट, अब 42वें से मैंने यहां पर क्यों जोड़ा, इसका क्या संबंध है। 42वें से ही आपका भाग 14 क यानी कि पार्ट 14A जुड़ता है। 42वें संशोधन से ही आपका पार्ट 14A जुड़ता है और 14A बात करता है आपकी ट्रिब्यूनल्स की। ये बात आपने याद रखना है। अब ये ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स मतलब एक तरह का ये क्वासी जुडिशियल होते हैं। क्वासी से मेरा तात्पर्य है जिसमें कुछ शक्तियां न्यायपालिका की होती हैं, पूर्ण न्यायपालिका की शक्तियां नहीं होती, परंतु कुछ जो प्रावधान है ये न्यायपालिका की तरह कार्य कर सकता है ये ट्रिब्यूनल। राइट, तो ये देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जीएसटी से संबंधित जो मुद्दे होंगे, जो डिस्प्यूट हो जाते हैं कभी कभी केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि आप जानते ही हैं जीएसटी में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो इसीलिए जो मतभेद हैं उनको अब जो निवारण किया जाएगा वो इन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा किया जाएगा। राइट, अब आगे देखते हैं कि ये खबर में क्यों है। इसलिए है क्योंकि जो नया जो प्रावधान जोड़े जाएंगे इस जीएसटी ट्रिब्यूनल से संबंधित, तो उसके लिए संशोधन किया जाएगा। तो वही बात की जा रही है और ये जो विधेयक लाया जाएगा ये लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि इसमें एक संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जीएसटी परिषद है वो हमारा एक संवैधानिक एक परिषद है, क्योंकि वो अनुच्छेद 279 यानी कि आर्टिकल 279A में आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए इसमें जो संशोधन संबंधित जो विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक प्रावधान हमें ये मिलेगा कि जो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स होंगे उसको जो हेड करेंगे वो ज्यादातर आपके या तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हैं या तो वो करेंगे, या जो पहले के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये जो ट्रिब्यूनल्स है। राइट, तो इस तरह का प्रस्ताव हमें दिखेगा। आगे देखते हैं कि जो जीएसटी है वो है क्या। असल में जो जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें वो है क्या, तो जीएसटी आप जानते ही हैं जैसे कि दो तरह के कर को हम विभाजित करते हैं, मतलब कर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं मुख्यतः। एक होता है आपका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है आपका, ये जो आपके अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हों चाहे वो राज्य स्तर के हों, उन सबको अब ये अपने आप में इसने ग्रहण कर लिया, यानी कि सभी अप्रत्यक्ष करों को इसने एक कर दिया है, चाहे वो राज्य स्तर के हों चाहे वो केंद्र स्तर के हो, उसी को हम कहते हैं जीएसटी। और ये जो लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इससे संबंधित जो विधेयक लाया गया था, जो संवैधानिक विधेयक लाया गया था वो था 122वां। ये बात आपने याद रखनी है। और 122वां जो विधेयक लाया गया ये जब पारित हुआ, ये जब पास हुआ, तो ये बना आपका 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। राइट, तो याद रखेंगे जीएसटी से संबंधित आपको जो संवैधानिक विधेयक है वो है 122 और संशोधन है इसका 101। और हमें पता चलता है कि 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी लागू हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि जैसे कि मैं बता चुका हूं इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इसने सभी जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, चाहे वो राज्य स्तर के थे या केंद्र स्तर के थे, उनको अब एक कर दिया है। और आगे देखेंगे ये ज्यादातर जो जहां से जो उत्पादन या सेवा जहां से शुरू होती है, यानी कि जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उस एंड पे ये जो जीएसटी टैक्स है वो लगाया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसको 5
टैक्स स्लैब्स में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, जो जीएसटी है उसके कितने प्रकार हैं, जिस हिसाब से हमारा कानून बनाया तो उसमें हम देखेंगे जो जीएसटी है उसके 3 प्रकार है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात होती है तो वहां पर आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, यानी कि राज्यों के बीच भी जो आदान प्रदान होता है उसमें भी हम आईजीएसटी की बात करते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब हम देखेंगे जो जीएसटी है वो जीएसटी जुड़ा हुआ है जीएसटी परिषद से, क्योंकि जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं, जितने भी कौन सी वस्तु या कौन सा सेवा कौन से कर में आएगा, जैसे कि हमने देखा था 5 प्रकार के इसमें टैक्स स्लैब है, 0, 5, 12 इस तरह से। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये सब कौन निर्धारित करता है, ये जीएसटी काउंसिल निर्धारित करती है। और ये जो परिषद है ये आपकी एक संवैधानिक परिषद है, अर्थात ये एक संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो यानी कि वो संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 279A, ये बात आपने याद रखनी है। और जो 279A है वो बात करता है जीएसटी काउंसिल की, जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक जॉइंट फोरम बना सकता है। जॉइंट फोरम किसकी, केंद्र और स्टेट की, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे जो यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं इस समय, तो वो इसकी अध्यक्ष हैं। यानी कि हम क्या सीखे कि ये एक तरह का पदेन पद है, यानी कि जो भी हमारा केंद्र का वित्त मंत्री होगा वो अपने आप इस जीएसटी काउंसिल परिषद का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। आगे हम देखेंगे केंद्र की तरफ से ही जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं, राइट। तो केंद्र की तरफ से हमें यहाँ 2 लोग दिख रहे हैं, एक वित्त मंत्री और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं केंद्र में ही, वो भी हमारे इसके सदस्य दिखते हैं। बाकी हम देखेंगे जो मिनिस्टर्स इन चार्ज जो फाइनेंस वाले होते हैं, फाइनेंस और टैक्स, यानी कि राज्यों के जो ऐसे मंत्री जो वित्त मंत्री हैं, तो या तो वो या कोई अन्य मंत्री किसी भी अन्य प्रोफाइल का या पोर्टफोलियो का, यानी कि अगर वो राज्य में अगर वो वित्त मंत्री नहीं है, किसी और मंत्री पद में उसने पद ले रखा है, जैसे उदाहरण के लिए कि शिक्षा मंत्री राज्य का, वो भी क्या जीएसटी परिषद का सदस्य बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर राज्य उसको मनोनीत करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो जितने भी होंगे राज्यों के, या तो वित्त मंत्री या कोई अन्य मंत्री, वो इसके सदस्य होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, और ये जितने भी सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार इनको मनोनीत करती है। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं परिषद की जो भाषा है, परिषद और आयोग में क्या फर्क होता है, ज्यादातर ये माना जाता है कि परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। परंतु यहाँ पर हमें कुछ अपवाद दिखता है जीएसटी परिषद के विषय में, कि यहाँ पर हमें दिखता है नाम तो परिषद है परंतु इसमें जो सदस्य हैं वो मनोनीत है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य और जो केंद्र है वो मिलकर काम कर रहा है। तो इसी को हम एक टेक्निकली हम इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, जैसे कि भारत में आपको दिखता है संघवाद है केंद्र और राज्य के बीच में, शक्तियों का विभाजन है जो अनुसूची 7 आपको दिखाती है। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटी जो तंत्र है इसमें दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें हाथ मिला के ये लोग काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जो जीएसटी परिषद है ये एपेक्स कमेटी है। एपेक्स मतलब इसके ऊपर फिर कोई कमेटी नहीं है, मतलब जो अंतिम निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सी वस्तु किस टैक्स स्लैब में आएगी वो इसी जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, ये सबसे पहला एक देखिए यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है मैंने, यहाँ पर आपको ग्रॉस इनकम दिखाई है और नेट इनकम दिखाई है। ऐसा क्यों? देखिए ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं। ग्रॉस मतलब कुल होता है, जैसे आपको कभी कहीं आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको वेतन दिया जाता है, परंतु माफ कीजिएगा जब कुल वेतन जो होता है वो ग्रॉस होता है, और जब आपके उसमें कुछ जैसे कि पीएफ कट जाता है या जो भी काटा जाता है उसके बाद जो आपके हाथ में वेतन आता है उसे हम नेट कहते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो ग्रॉस होता है वो हमेशा जो उसका मूल्य होगा वो हमेशा नेट से ज्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी, राइट, क्योंकि ग्रॉस में जब कुछ काटा जाता है तो वो नेट होता है। तो 279 आर्टिकल जो है वो नेट की बात करता है, करों में नेट की बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो जीएसटी परिषद हमारी 279 में ही जुड़ी गई है, यानी कि जो जीएसटी परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 279A। यानी कि जीएसटी में जो भी आदान प्रदान होता है राज्यों और केंद्र के बीच वो नेट के आधार पे होता है, यानी कि पूरा जो काट दिया जाता है, यानी कि जब टैक्स वसूला जाता है तो उसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो गाड़ियां इस्तेमाल होती है उसका पूरा खर्चा काटा जाता है। उसके पश्चात ये जो टैक्स होता है ये बांटा जाता है राज्य और केंद्र के मध्य, ग्रॉस फॉर्म में नहीं, नेट फॉर्म में, नेट, राइट। इसलिए याद रखिएगा ये बात, इसलिए 279A जोड़ा गया है क्योंकि 279 नेट की बात करता है।
अब ये देखेंगे कि हमारा जो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल है ये है क्या। तो याद रखिएगा जो सीजीएसटी है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जैसे कि जीएसटी में हमने देखा था तीन प्रकार के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं और आईजीएसटी लेवल के होते हैं, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सीजीएसटी है, वो जो अधिनियम है इसका, ये शक्ति देता है केंद्र सरकार को कि वो क्या बना सकते हैं कि एक जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, परंतु उनको किसकी सलाह माननी पड़ेगी? जीएसटी काउंसिल की। ध्यान दीजिएगा कि ये जीएसटी एपेलेट बनाने के लिए, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये बनाने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र नहीं है, उसको किसकी जो राय है वो माननी पड़ती है, वो है जीएसटी काउंसिल, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, यानी कि गठित तो इसको केंद्र सरकार करती है। अब यहां पर हम देखेंगे ये जो आपकी ट्रिब्यूनल होगी जीएसटी वाली, फर्स्ट कॉमन फॉरम ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट में कोई विवाद हो जाता है टैक्स से संबंधित, तो उस समय जो टैक्स से संबंधित जो विवाद है उसको लेके, चाहे वो केंद्र या राज्य किसकी तरफ जाएगा, पहली बार कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके इसी ट्रिब्यूनल के पास, एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है, राइट। अब यहां पर देखेंगे द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द एपेलेट अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल एंड द स्टेट जीएसटी एक्ट लाइज बिफोर द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो विवाद हो जाता है, चाहे वो केंद्र है, राज्य है, तो वो अपनी अपील लेके कहाँ जाएंगे? वो अपनी अपील लेके जाएंगे कहाँ पर? स्टेट जीएसटी के पास। जो स्टेट जीएसटी जो माफ कीजिएगा, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये वाला जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, उसके पास जाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ आपको कि इसमें ऐसा होगा कि देखिए, मानते हैं कि जैसे सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने कोई जो वस्तु है उसको पहले मानते हैं वो 5% में थी, अब उसको डाल दिया है 12% में, पर स्टेट इससे खुश नहीं है। स्टेट कह रहा है इससे हमें नुकसान हो जाएगा, हमारे वहाँ इसकी बिक्री रुक जाएगी, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये विवाद उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस विवाद का निवारण के लिए फिर हमें ये जो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है जीएसटी से संबंधित, वो काम में आएगा, ठीक है। Being a common forum, GST Appellate Tribunal will ensure that there is uniformity in redressal dispute arising under GST. Therefore, in implementing GST, मतलब यहाँ पर ये ध्यान दिया जाएगा कि क्योंकि देखिए GST जो है वो ऐसा तो नहीं है, हर राज्य का अलग अलग है। GST मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, यानी कि नेशन की बात है, यानी कि अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि जो GST से संबंधित जो ये ट्रिब्यूनल बनाई जा रही है, इसका एक प्राथमिकता होगी, ये जो भी निर्णय देगा इस आधार पर देगा कि वो ये देखेगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, यानी कि हमें यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहनी चाहिए, राइट। किसी भी एक राज्य का पक्ष नहीं लेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से हमने देखा कि जो अभी जीएसटी में संशोधन करने की बात उठ रही है, लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक लाया जाएगा। उसके पश्चात हमें दिखेगा कि इसके जो ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी उसके असल में अध्यक्ष कौन होंगे, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं फॉर्मर, जो रिटायर हो चुके हैं, या तो वो, या तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे हाई कोर्ट के, जो रिटायर हो चुके हैं, या तो वो। और जो जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल 279A में आता है, इसलिए आता है क्योंकि 279A, माफ करना, 279 बोलता है नेट प्रोसीडिंग की। तो हमेशा जो जीएसटी काउंसिल जो ये सेटलमेंट होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो हमेशा नेट में होता है, ठीक है। और नेट और ग्रॉस का मैंने आपको फर्क बता दिया और कुछ जिम्मेदारियां बता दी हैं जो आपके जो जीएसटी से रिलेटेड जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हमने डिस्कस करी। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मैं यहीं से ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।